हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 मैथ्स को क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो इसका हमने सेक्शन ए बी सी कर लिया है, तो आज हम इसका सेक्शन डी करेंगे। एंड जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम चल रहा है या आएगा तो इनको ये क्वेश्चन पेपर ज़रूर करना है। एंड इसके अलावा प्लेलिस्ट ज़रूर करना, वो मैं बार बार कह रही हूँ। तो मैथ्स की या साइंस की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी, तो उसको ज़रूर करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसका सेक्शन डी। तो इस सेक्शन ए बी सी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, तो इन्हें भी अच्छी तरह से कीजिए। अगर कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार फिर से करके देखिए क्वेश्चंस को, ठीक है। तो सेक्शन डी में देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंप्लीफाई करना है 7√3 अपॉन √10 प्लस √3 माइनस 2√5 अपॉन √6 प्लस √5 माइनस 3√2 अपॉन √15 प्लस 3√2। तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं? रेशनलाइज करके। तो देखो इसमें तो बहुत सारे फ्रैक्शन है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो इन तीनों को अलग अलग रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। रेशनलाइज करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में ये 3 फ्रैक्शंस गिवन है ना, और जब भी नीचे फ्रैक्शन में रूट होता है तो हम क्या करते हैं, इस रूट को हटाने के लिए रेशनलाइज करते हैं। तो अगर सिंगल रूट होता है, मान लो क्वेश्चन में सिर्फ इतना होता 5/√3, ठीक है। तो ये रूट सिंगल होता ना, तो तब रूट कैसे हटाते हैं, तब हम इस जिसमें रूट लगा है उसी को ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर तो रूट आ जाएगा, 5 इंटू √3 करोगे तो अंदर मल्टीप्लाई मत करना, ये एज इट इज़ और ये भी एज इट इज़, क्योंकि ये विदाउट रूट है ना, ये मल्टीप्लाई तो हो जाएगा बट आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा। एंड √3 जब भी दो √3 सेम √3 क्या होंगे, 2 बार होंगे, तो उसमें से रूट हट जाएगा। तो देखो नीचे से तो रूट हट गया और ऊपर आ गया है ना, तो इसको हम नीचे से रूट हटाने को रेशनलाइज कहते हैं। ये तो था जब सिंगल में रूट हो, तो हम जिसमें रूट होगा उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। बट जब यहाँ पे फ्रैक्शन में नीचे रूट ना प्लस माइनस में हो, किस में हो, नीचे दो नंबर्स हो और प्लस या माइनस लिखा हो, तो उसको रेशनलाइज करने का तरीका क्या होता है, देखो जैसे मैं एक इसको करके दिखाऊंगी, बाकी इसको भी सेम ऐसी मेथड से करना है। तो यहाँ पे अगर हम इस फ्रैक्शन को एज इट इज़ लिख दें, तो इन दोनों में इसमें चाहे एक, इसका क्या पता दोनों में रूट हो, क्या पता इसमें ना हो और इसमें रूट हो। तो जब भी ऐसा होगा तो आपको यहाँ प्लस साइन दिख रहा है ना, तो आप इसी को बिल्कुल सेम टू सेम माइनस में ले लेना ऊपर नीचे, ठीक है। तो जब सिंगल में रूट होता है, जब सिंगल में नीचे सिंगल रूट होता है, तो रेशनलाइज करने के लिए हम सिंपल इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से रूट हट जाता है और यहाँ लग जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे आपको रूट वाली जो टर्म्स है वो सिंगल नहीं है, वो डबल है, या फिर क्या पता एक बिना रूट वाला होता और एक रूट वाला होता। अभी यहाँ प्लस का साइन है तो आप माइनस का लेना रेशनलाइज करने में, और अगर माइनस का होगा तो यहाँ ये लिखना बिल्कुल सेम टू सेम, प्लस की जगह माइनस, या माइनस होता तो प्लस। तो जो यहाँ एक बार आ गया वही नीचे आएगा साइन, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये ऐसा कर दोगे आप, तो नीचे ना आइडेंटिटी बन जाएगी a+b a-b की। तो आइडेंटिटी सबको पता है, a+b a-b की क्या होती है, a² माइनस b², ये तो सबको आती होगी। इसका स्क्वायर कर दोगे माइनस इसका स्क्वायर कर दोगे, है ना। और ये वाला तो एज इट इज़ इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिख देना। उसके बाद आपको क्या करना है, √10 का स्क्वायर, जब भी रूट का स्क्वायर हो तो रूट हट जाएगा, 10 आ जाएगा। √3 का स्क्वायर, इसमें से भी रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा। एंड ये एज इट इज़ लिख देना। अब 10 - 3 कितना होता है, 7। अब ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, तो ये काट सकते हैं। अगर ये प्लस माइनस में होता तो मत काटना, मल्टीप्लाई में ऑलरेडी तो आप काट सकते हो, अदरवाइज कॉमन निकल के बाद में आएगा तो भी काट सकते हो, ठीक है। तो प्लस माइनस में मत काटना नीचे से इसको, बट ये अगर मल्टीप्लाई में तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 7 से 7 कट गया। अब ये बच गया √3 √10 माइनस √3। अब जैसे हमने इसको किया है ना, इस सिंगल वाले को पूरा स्टेप वाइज, वैसे ही इसको भी करेंगे और इसको भी रेशनलाइज करेंगे। तो अब देखिए मैं कैसे एक बार फिर से सिखाती हूँ। तो हमने इधर वाले को तो रेशनलाइज कर दिया, अब इसको कैसे करेंगे रेशनलाइज, 2√5। तो ऊपर वाला तो एज इट इज़, नीचे वाले में मैंने क्या बोला है, अगर ये नीचे जो अगर 2 नंबर्स है और बीच में प्लस का साइन है, तो उन्हीं नंबर्स को हम यहाँ लिखेंगे, लेकिन यहाँ माइनस का साइन ले लेंगे, ठीक है। अगर नीचे यहाँ लिया है तो यहाँ भी लेना पड़ेगा, यहाँ प्लस है ना इसलिए माइनस लिया है, अगर माइनस होता तो प्लस ले लेते। तो अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इसका भी a+b a-b की आइडेंटिटी बन जाएगी, a² माइनस b का स्क्वायर, है ना। ये वाले रेशनलाइज वाले क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस कीजिए, ये पेपर में आते हैं, ठीक है। तो a+b a-b यानी ये आ जाएगा।
फिर ये जो है इस पूरे से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इसके अलावा और भी क्वेश्चन पेपर में रेशनलाइज के क्वेश्चन कराए गए हैं, तो वो आप प्लीज़ करके देखिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे √6 का स्क्वायर 6 आता है, √5 का स्क्वायर 5, ये तो आप समझ आ गया होगा, रूट के पे स्क्वायर है तो वो रूट से बाहर आ जाता है। यहाँ भी रूट है, रूट का स्क्वायर तो 5 आ जाएगा। अब ये आप एज इट इज़ लिख दीजिए अभी फ़िलहाल 2√5 √6 माइनस √5, ठीक है। अब यहाँ पे 6 - 5 तो 1 होता है, तो 1 तो वैसे खास लिखने की ज़रूरत नहीं थी, तो 2√5 अपॉन √6 माइनस √5। अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो आपको लिखो या मत लिखो, बात देखिए, ठीक है। अभी बाद में इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, अभी यहीं पे छोड़ देते हैं। अब ऐसे ही आपको ये तीसरा वाला भी करना है, ये वाला, ठीक है। तो इसका अलग रेशनलाइज करा, इसका अलग करा और इसका अलग करना है, तो इसका भी रेशनलाइज कर लो। √15 + 3√2 है और ऊपर 3√2 है। अभी मैंने रेशनलाइज में आपको बताया जो चीज़ नीचे होगी ना वही चीज़ आपको यहाँ लिखनी है, √15, बस यहाँ प्लस है ना तो यहाँ माइनस लगा देना, 3√2, ऐसे नीचे भी यही चीज़ आ जाएगी, √15 माइनस 3√2, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग है, तो ये तो समझिए आ गया होगा, जो चीज़ नीचे प्लस में है वही चीज़ यहाँ पे ऊपर नीचे माइनस में आ जाएगी। नीचे क्या बन जाएगी, आइडेंटी, a का स्क्वायर यानी √15 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर यानी 3√2 का स्क्वायर, और ये तो एज इट इज़ इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई √15 माइनस 3√2। अब आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला खोलो, √15 का स्क्वायर तो रूट बाहर आ जाएगा, 3√2 का स्क्वायर कैसे खोलोगे, देखो ध्यान से देखो, 3√2 का स्क्वायर है ना, तो 3√2 को 3√2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो कैसे करोगे, पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, फिर रूट को रूट से करोगे तो अभी मैंने बताया सेम रूट होता है, और जो 2 बार होता है तो रूट से बाहर आ जाता है। तो नंबर को नंबर से किया 9, रूट को रूट से किया तो रूट हट गया और ये मल्टीप्लाई हो गया, तो 9 × 2 = 18, ठीक है। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ऐसे करके इसकी वैल्यू आएगी, तो ये कितनी आ गई, 3√2 का स्क्वायर 18, और ये तो एज इट इज़ लिख दो, 3√2 √15 माइनस 3√2। अब नीचे 15 माइनस 18 कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, तो प्लस माइनस माइनस कर दिया, साइन इसका लगेगा क्योंकि ये बड़ा है माइनस का, और ये एज इट इज़ लिख दो, 3√2 √15 माइनस 3√2, ठीक है। अब देखो ये 3 मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इससे कट सकता है, तो नीचे -1 है। अब हमें ये जो लाइन बची है ना नीचे पहले वाले इस वाले का, इस वाले का और इस वाले का, अब इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखो इसके नीचे भी 1 आ गया, इसके नीचे भी 1 आ गया था और इसके नीचे भी 1 आ गया, इसका बस 1 नहीं आया, माइनस बनाया, तो इसका माइनस हम नीचे की बजाय ऊपर भेज देंगे, तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, जब ऊपर भेजेंगे ना माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने ये भी लिख लिया यहाँ पे, ये माइनस में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़, और यहाँ माइनस माइनस, ये माइनस ऊपर भेज दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये वाला एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखिए। पहले तो √3 है, इस पूरी ब्रैकेट से क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो √3 √10 से मल्टीप्लाई होगा, रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, ठीक है, समझ आ गया। जब दोनों में रूट है तो वो अंदर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, तो √3 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो √30 आ जाएगा। फिर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मैंने कहा जब सेम रूट को सेम रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है ना। सेम ऐसी इसकी टर्न, 2√5 को अंदर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2√5 को √6 से करेंगे, तो 2 तो नंबर है, वो तो अंदर मल्टीप्लाई हो नहीं सकता रूट के, तो वो तो ऐसे ही रहेगा, √5 √6 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √30। फिर ऐसे 2√5 जब √5 से होगा तो देखो 2 तो नंबर है, वो तो ऐसे ही आ जाएगा, √5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा लेकिन रूट हट जाएगा, सेम रूट है ना तो मल्टीप्लाई होगा लेकिन रूट हट जाएगा, और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। फिर ऐसे ही इसकी टर्न, √5 √2 और √15 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे रूट में क्योंकि दोनों, तो √30 हो जाएगा। एंड ऐसे ही √2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 3 तो नंबर है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा, और √2 से जब मल्टीप्लाई करो तो 2, और आपस में ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो ध्यान रखना नंबर को तो इसके आगे वाले से नंबर से मल्टीप्लाई किया करो, और रूट को रूट से मल्टीप्लाई करो, अगर सेम रूट है तो रूट हट जाता है, अगर सेम रूट नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब ये √30 माइनस का 3 माइनस का 2√30 प्लस का 10 प्लस का √30 माइनस का 6। अब देखो ये 1 √30 है और ये भी 1 √30 है ना,
कैसे रूट को प्लस कैसे करते हैं, लाइक रूट ढूंढो, लाइक रूट मतलब √30 है तो ये भी √30 है। अब इसके आगे भी 1 है और इसके आगे भी 1 है, तो जैसे 1x 2x होता है ना, वैसे 2x क्या है हमारा √30, तो इसका आगे वाला प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो ये मत प्लस करना, ये जो आगे नंबर होंगे ये प्लस करना, और ये जो है वो एज इट इज़ लिखना। जैसे 1x करके 2x लिख देते हो ना, जैसे 2x की जगह ये आ जाएगा √30, एंड ये माइनस का 2 √30 था, लाइक टर्म एक साथ कर दिया हमने, नंबर को एक तरफ कर दो, माइनस का 3 प्लस का 10 माइनस का 6। अब ये 2 √30 प्लस का है और माइनस का है तो कट सकता है, क्योंकि लाइक टर्म्स है, प्लस में है और एक माइनस में है तो कट जाएगी। -3 -6 माइनस का 9 प्लस का 10, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, और माइनस प्लस माइनस साइन बढ़ेगा, तो इनमें से प्लस माइनस करोगे 1 आएगा, और इसकी ये बड़ा है तो प्लस का साइन, तो इसका ओवरऑल सिंप्लीफाई करके कितना आंसर आ जाएगा 1। तो सिंप्लीफाई का प्रोसेस तो सबको पता चल गया और रेशनलाइज कैसे किया जाता है, ये रेशनलाइज करने के मैंने आपको स्टेप्स बताए थे। तो जैसे इसको करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है, नीचे कुछ भी सब कट जाएगा नीचे, बस याद रखना है, अगर यहाँ माइनस तो यहाँ भेज देना, या फिर यहाँ पे इसके ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ नहीं होता माइनस तो ये इसके साइन चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का हो जाता है और ये माइनस का, बट यहाँ माइनस था तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद कुछ नहीं है, रूट्स की आपको मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए और फिर प्लस माइनस करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा 1। तो जिसको ये क्वेश्चन समझ आ गया अच्छी बात है, नहीं तो एक बार फिर से इसको पीछे वीडियो को बैक कीजिए और एक बार फिर से समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ये आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है एक्सियम में से। इन अ लाइन सेगमेंट ए बी, पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, प्रूव दैट एवरी लाइन हैज़ 1 एंड ओनली 1 मिड पॉइंट। तो हमें प्रूव करना है कि हर एक लाइन में सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। तो आपको पता है ना एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स, तो जब भी कोई ज्योमेट्री से रिलेटेड आपको प्रूव करने वाली चीज़ होती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पोस्टुलेट कहते हैं, ठीक है। तो या फिर जब हम जो ट्रुथ होता है वो पोस्टुलेट होता है, और जो प्रूव करना होता है उसे थ्योरम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये तो पता ही है कि सी एक ही मिड पॉइंट होता है, ये तो ट्रुथ है, तो यानी कि ये पोस्टुलेट है। ज्योमेट्री से रिलेटेड है तो ये पोस्टुलेट है, और अगर ये नंबर से रिलेटेड होता ट्रुथ कोई भी तो वो हमारा एक्सियम होता। तो एक्सियम और पोस्टुलेट आप याद कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पूछा बोला है ए बी लाइन का एक सी मिड पॉइंट है, और बोला है कि क्वेश्चन में कि प्रूव करो कि हर एक लाइन पे सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, एक से ज़्यादा मिड पॉइंट नहीं हो सकते किसी भी लाइन के। तो देखिए इसे प्रूव कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक लाइन ए बी खींच लेंगे। हमें बोला कि एक लाइन पे एक ही मिड पॉइंट होता है, हम ना 2 मिड पॉइंट लेके चलेंगे। मान लेंगे इस लाइन की हम 2 मिड पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है। तो सी और डी हमने ए बी के मिड पॉइंट मान लिए, ठीक है। अब हम 2 केस लेके चलेंगे। पहला केस कि हम अगर सी मिड पॉइंट होता ए बी का, तो अगर सी मिड पॉइंट होता तो एक लाइन में मिड पॉइंट का काम क्या है, अगर एक लाइन में मिड पॉइंट है ए बी में, मान लो एक मिड पॉइंट है, तो उसका काम क्या होता है, वो लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी ये पार्ट इसके इक्वल हो जाता है ना। तो यानी ए सी किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी के मिड पॉइंट का, यही तो काम होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ए सी अगर बी सी के इक्वल है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे भी ए सी प्लस कर देंगे इस साइड, और इस साइड भी ए सी प्लस कर देंगे। तो जब हम दोनों साइड इक्वल प्लस करते हैं तो जो यहाँ पे पूरा आता है वो भी इक्वल होता है, ये एक्सियम होता है, ठीक है। अगर हमने ये आपस में इक्वल है और इक्वल्स में अगर हमने इक्वल ही ऐड किया ए सी और ए सी, तो जो होल आएगा ये पूरा, ये भी आपस में क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से ए सी डबल ए सी हो जाएंगे 2AC, और ये देखो सी बी और ए सी को अगर मैं जोड़ दूँ सी बी और ए सी को, तो ये ए बी बन जाएगा ना। इस सी बी और ए बी को जोड़ सी बी और ए सी को जोड़ दो, सी बी और ए सी को जोड़ोगे तो पूरी ए बी बन जाएगी ना। तो इसकी जगह हमने ए बी लिख दिया, तो 2AC क्या आ जाएगा, ए बी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अभी हमने केस मान लिया था कि सी को मिड पॉइंट माना था, अब हम किसको मिड पॉइंट मानेंगे, डी को, क्योंकि हमने 2 मिड पॉइंट लिए है। तो जब हम डी को मिड पॉइंट मानेंगे तो सेम ऐसे ही इसमें भी करेंगे। अगर डी मिड पॉइंट है लाइन का, ए बी लाइन का डी मिड पॉइंट है, तो देखो मिड पॉइंट का काम क्या है, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ए डी डी बी के इक्वल हो जाएगा। फिर हम इसमें दोनों में सेम इक्वल क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो वहाँ पे भी हम वही लिखेंगे। अगर इक्वल एड करेंगे इक्वल में तो होल जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो ये ऑलरेडी इक्वल थे, इसमें हमने यहाँ भी ए डी प्लस किया, यहाँ भी ए डी प्लस किया, तो ये पूरा होल जो है ये इक्वल हो जाएगा, है ना।
अब यहाँ भी डबल AD हो जाएगा और DB और AD को जोड़ दूँ, देखो DB और AD तो पूरी AB बन जाएगी ना। तो ये सेकंड इक्वेशन। तो देखो हमारा डबल ऑफ AC भी AB के बराबर आ रहा था पीछे और डबल ऑफ AD भी AB के बराबर आ रहा है। तो फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या पता लगता है कि ये भी AB के बराबर है और वो भी AB के बराबर है। तो यानी कि डबल ऑफ AC भी तो AB के बराबर था। तो यानी जब दोनों ही AB के बराबर है, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में दोनों में AB है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं थिंग्स जो हाफ है ये AB, ये डबल ऑफ AD इसका, ये दोनों सेम के इक्वल है ना, तो यानी आपस में भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये इनके डबल इक्वल है तो इनके हाफ भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये भी आप लिख दोगे, जो अगर पूरे इक्वल है तो उनके हाफ भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो या फिर 2 से 2 आप काट भी सकते हो, है ना। तो यानी AC AD के इक्वल है, यानी कि AC अगर AD के इक्वल आ रहा है तो यहाँ पे देखो हमने C और D 2 पॉइंट लिए थे ना, तो इन जितना AC आ रहा है ना उतना ही AD आ रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, ये अगर जितना आ रहा है और ये तो उससे ज़्यादा दिख रहा है ना, यानी कि D यहाँ नहीं है, या D यहीं पे होना चाहिए। तो AC और AD अगर इक्वल है तो C और D आपस में क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। यानी जो C है ना वो D पर ही है, या D कहाँ पे है, C पर ही है। तो यानी कि एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। C और D 2 अलग अलग मिड पॉइंट नहीं है, वो एक ही मिड पॉइंट है। C और D आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। तो ये कोइंसाइड कर रहे हैं, जबकि हमने तो 2 अलग अलग माने थे, ये तो कोइंसाइड कर रहे हैं आपस में। तो हमारा जम्पशन क्या है, फॉल। जो हमने इनको 2 अलग अलग मिड पॉइंट माना था वो फॉल्स है, क्योंकि ये तो आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। इसलिए इससे पता चलता है कि एक लाइन सेगमेंट में सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, 2 नहीं हो सकते, क्योंकि C और D एक ही के ऊपर आ रहे हैं, है ना। AC AD का मतलब क्या है, AC तो AD के इक्वल तब होता जब ये D भी यहीं पे होता। तो यानी C और D कोइंसाइड कर रहे हैं, यानी कि एक ही मिड पॉइंट होगा एक लाइन का। तो इस तरीके से आप इस एक्सियम को क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्योमेट्री में से है। ये 3 लाइनें पैरेलल दी हुई है, ABCD के पैरेलल है और CDEF के पैरेलल है। और ये तो बुक का ही क्वेश्चन है। Y/Z दिया हुआ है आपको 3/7 और X की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये लाइन इसके भी पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो अगर ये भी CD के पैरेलल है और ये भी CD के पैरेलल है तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, है ना। अभी एग्जाम पढ़े तो आपने, अगर ये सेम इस CD के पैरेलल और ये भी CD के पैरेलल है तो ये आपस में भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अब देखो अगर ये मैं बीच में से ये वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए सोचूं, नहीं है ये लाइन और ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल है तो आपको पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज़ पता होगी। क्या होती है पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी, इसके या तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब एक लाइन के ऊपर है तो ये भी लाइन के ऊपर सेम साइड में ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, या फिर ये वाला इसके बराबर, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग है, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ऐसे अल्टरनेट के भी बनते हैं पेयर। इसमें 1 किसके बराबर है, 5 के, 2 किसके बराबर है, 6 के, 3 किसके बराबर है, 7 के, और 4 किसके बराबर है, 8 के। ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ठीक है। और कौन से एंगल इक्वल होते हैं किसी भी पैरेलल लाइन में, अगर ट्रांसवर्सल लाइन काट के जाए तो। अगर मैं लाइन के अंदर की बात करूँ तो इधर लाइन के इधर बन रहा है अगर कोई एंगल लाइन के अंदर, तो ये वाला जो ऐसे वाले एंगल होते हैं ये भी बराबर होते हैं, हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर। ऐसे ये वाला इसके बराबर होता है। और लाइन के बाहर की बात करें तो ये वाला इसके बराबर होता है, ये वाला इसके बराबर होता है, ठीक है। तो इनको अल्टरनेट एक्सटीरियर कहते हैं। तो एक्सटीरियर कैसे बनते हैं, ऐसे क्रॉस में, या तो लाइन के अंदर क्रॉस में बनेंगे या लाइन के बाहर क्रॉस में बनेंगे। जबकि कॉरस्पॉन्डिंग क्रॉस में नहीं बनते, ये ऊपर है तो ये भी ऊपर होगा सेम साइड में, ये ऊपर है तो ये भी, तो ये बराबर होगा, ये इसके, ये इसके, ये इसके, ये इसके, 3 वाला 7 के, है ना। बट इसमें ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। तो हमें अगर ये लाइन को हम छुपा दें थोड़ी देर के लिए तो x किसके बराबर होगा, z के ना। तो x और z कैसे एंगल है, ये ऐसे क्रॉस में बन रहे हैं ना लाइन के अंदर, तो ये हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो अब देखो हमें रेशियो तो y और z का दिया हुआ था 3/7। तो जब भी कोई रेशियो दिया होता है तो y को हम क्या मान लेंगे, 3x, और इसको 7x, लेकिन x ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम x की जगह m मान लेते हैं। ये 3m है y और z क्या है, 7m है। तो अगर y मेरा 3m है और z मेरा 7m है तो x तो z के बराबर है ना, तो x भी कितना हो जाएगा, 7m हो जाएगा और y 3m हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है ये दोनों लाइन भी पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर पैरेलल लाइन में लाइन के अंदर सेम साइड में एंगल बने होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम साइड में,
लाइन के अंदर देखो, अगर ऐसे होते लाइन के अंदर तो अल्टरनेट होते, बट अगर सेम जगह सेम साइड पे है, दोनों इधर ही है लाइन के अंदर अंदर, तो इनका सम ना 180 होता है, तो इसे सम ऑफ इंटीरियर कहते हैं। तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो x हमारा 7m है, y हमारा 3m है, 180, तो ये कितना हो जाएगा 10m, 10m 180, तो m कितना आ जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई है तो m आ गया 18। अब आपको x निकालना है ना, x तो 7m माना है हमने, तो 7 इंटू m कितना आया 18, तो ये आ जाएगा 126 डिग्री। और अगर y निकालने को कहते तो 3m यानी कि 3 इंटू 18 आ जाता। समझ आया। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी इसी का ही है, ज्योमेट्री का। तो ये आपको ए बी बोला है, सी डी के पैरेलल है, और ये वाला एंगल दिया है, ये वाला एंगल दिया है, और ये एक्स एंगल आपको निकालना है। तो इसका भी डायग्राम देख लेते हैं। तो हमें बोला है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ भी ये पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन का कुछ तो यूज़ करेंगे। तो पैरेलल लाइन में मैंने आपको क्या बोला है, अगर ये पैरेलल लाइन है तो कोई ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, बट ये ट्रांसवर्सल अलग जा रही है और ये वाली ट्रांसवर्सल अलग जा रही है, जबकि दो पैरेलल लाइन में एक ही ट्रांसवर्सल जानी चाहिए, ये वाली, है ना। तो यानी कि यहाँ पे हमें अगर एक ही ये वाली ट्रांसवर्सल यूज़ करनी है ना, तो हमें इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ओ से खींचनी पड़ेगी ऐसे करके। तो मान लो हमने एक लाइन खींच दी ओ एक्स तो ऑलरेडी दिया है, ओ वाई खींच लेते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे ए बी के पैरेलल हमने क्या खींची, ओ वाई, तो अगर वो ए बी के पैरेलल है तो इसका मतलब वो सी डी के भी पैरेलल होगी, है ना। समझ आ गया। अब ये एक्स ना दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक 1 एंगल में और एक 2 एंगल में। पहले हम ना इस वाली पैरेलल लाइन को लेंगे, इसको और इसको। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर मैं इसको और इसको लूँगी तो ये एक ही साइड पे ये दोनों एंगल, ये 1 है ना, ये और ये एंगल सेम साइड में और लाइन के अंदर अंदर है, तो ये इक्वल नहीं होता, इनका सम 180 होता है। तो इसका सम और इसका सम 1 एंगल का, क्योंकि मैं ये ए बी और ओ वाई लाइन ले रही हूँ, तो 104 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल 1 के, ठीक है। सॉरी बराबर नहीं होगा, प्लस होके 180 हो जाएगा, है ना, सम ऑफ इंटीरियर। तो एंगल 1 आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस कर लेना 104 को, 76। सेम ऐसी 2 भी निकाल सकते हो। अब क्यों 2 में नीचे वाली पैरेलल लाइन है, ये वाली, ये दोनों। तो हमने ये कंस्ट्रक्शन याद रखनी है, ये ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन कर लेनी है। अब देखो ये पता है ना, तो ये कैसे निकल जाएगा, ये 2 है, ये 1 निकलना दिया, अब 2 भी निकालना है हमें। तो ये भी तो पैरेलल, सेम पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये वाली। पहले ये वाली यूज़ हुई थी, अब ये वाली यूज़ हो रही है। तो ये पैरेलल लाइन के सेम साइड में, मैंने कहा था जब लाइन के अंदर सेम साइड में हो तो वो उनका सम 180 होता है, ठीक है। तो यानी कि 2 और 116 का सम भी कितना हो जाएगा। तो अब हम ये वाली पैरेलल ले रहे हैं, सी डी ओ वाई के पैरेलल। तो एंगल 2 और 116 का सम 180 हो जाएगा, क्योंकि पैरेलल लाइन के अंदर है ये। तो एंगल 2 आ जाएगा आपका, इसको यहाँ ले जाके माइनस कर देना। तो माइनस करेंगे तो 10 - 6 4, 7 - 1 6, ठीक है। तो एंगल 2 आ गया 64। आपको तो एक्स निकालना है ना, एक्स किससे बना है, एक्स हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 और 2, यानी एक्स पूरा 1 और 2 के सम से आएगा। तो 1 + 2, 1 कितना आया 76 और 2 कितना आया 64। तो इसे प्लस करके देखो, 6 × 4 = 10, 140 डिग्री। तो एक्स हमने निकाल लिया, 1 और 2 का सम, यानी कि 140 डिग्री इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आपको दिखाई दे, जब दो ट्रांसफर अलग अलग दिखाई दे तो एक पैरेलल लाइन आपको अंदर से खींचनी पड़ेगी, या कई बार नीचे से भी खींचनी पड़ती है। ऊपर तो दी होती है, नीचे खींचनी होती है तीसरी पैरेलल लाइन। तो ऐसे एनसीईआरटी के अंदर भी क्वेश्चन होंगे, इनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन इन द एज ग्रुप इन अ टाउन। तो एज ग्रुप गिवन है आपको ये सारे इंटरवल में, और नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन, इस एज ग्रुप में इतने इलिटरेट लोग हैं, इस एज ग्रुप में इतने इलिटरेट लोग हैं। इलिटरेट मतलब कम पढ़े, अनपढ़, है ना। तो हमें इसका क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है इस डाटा का। तो हिस्टोग्राम बनाना तो सबको आता होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखो ये जो क्लास इंटरवल है ना, 10 to 16 है, फिर 17 to 23 है। आपने जनरली क्लास इंटरवल ऐसे देखी होगी, 0 से 5, फिर 5 से 10, फिर 10 से 15, यानी कि जहाँ पे एक ख़त्म हो रही है ना 0 से 5, तो दूसरी उसी से शुरू हो रही है, ऐसी होती है ना क्लास इंटरवल। इसको हम एक्सक्लूसिव सीरीज़ कहते हैं, जब जिस पे ये ख़त्म हो उसी से दूसरी शुरू हो।
फिर ये 10 पे ख़त्म है तो 10 से 15। तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ होनी चाहिए, तभी हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं, क्योंकि हिस्टोग्राम के लिए हमें क्लास इंटरवल चाहिए। अगर हम यहाँ 0 ले रहे हैं, यहाँ 5 ले रहे हैं, तो अगली बार 5 दोबारा थोड़ी ना लेंगे, अगली बार क्या लेंगे, 10 लेंगे ना। तो हमें मतलब ये जो जो यहाँ है ना वही यहाँ भी होना चाहिए, तभी हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो यहाँ भी तो ऐसा नहीं है ना, यहाँ भी 16 पे ख़त्म हो रहा है और शुरू किस पे हो रहा है, 17 पे। ये 23 पे ख़त्म हो रहा है, शुरू किस पे हो रहा है, 24 पे। तो यानी कि जब ऐसी क्लास इंटरवल हो ना तो हम इन्हें चेंज करते हैं। इंक्लूसिव है, ये इंक्लूसिव सीरीज़ है, हम इसे एक्सक्लूसिव में लाएंगे ऐसी फॉर्म में। तो इसके लिए हम देखो क्या करते हैं। तो क्लास इंटरवल ध्यान से देखना कैसे दिए हुए आपको। अगर सिंपली दिए होते 10 से 15 और 15 से 20, यानी जहाँ पे ख़त्म हुआ वहीं पे शुरू हो रहा है, जो अपर लिमिट है वही दूसरे की लोअर लिमिट है, तब तो सिंपली कर लोगे। बट अभी आपको ऐसा नहीं दिख रहा ना, इसकी अपर लिमिट 16 और ये शुरू किससे हो रही है, 17 से। यानी इसकी लोअर लिमिट 17 से शुरू हो रही है, इसकी अपर लिमिट 16 पे ख़त्म हो रही है। तो अपर लिमिट नॉट इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट इंटरवल। तो इसलिए हम इसके ये सही करेंगे, इनकी क्लास इंटरवल को कैसे सही करते हैं देखो। तो हम जब भी ऐसी क्लास इंटरवल होती है तो हम क्या करते हैं, इस लोअर लिमिट में, लोअर लिमिट समझ गए ना, 10 से 16 में ये लोअर लिमिट होती है 10 और 16 क्या होती है, अपर लिमिट होती है। तो एक तो ये पता होना चाहिए, लोअर लिमिट 10 है और अपर लिमिट 16 है। कई बार इसमें क्लास मार्क पूछ लेते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ मैं। क्लास मार्क्स क्या होते हैं, क्लास मार्क होते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करके आ जाते हैं। तो इसको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना तो क्लास मार्क आ जाते हैं। और क्लास विड्थ या क्लास साइज़ क्या होती है, क्लास विड्थ या क्लास साइज़ ये होती है आपकी इनका डिफरेंस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का जो डिफरेंस आएगा, यानी कि इनका जो डिफरेंस आएगा 16 माइनस 10, वो क्लास विड्थ या क्लास साइज़ होता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी नॉलेज तो याद रखना। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा है कि हिस्टोग्राम बनाने के लिए इन इंटरवल को 10 से 16 नहीं, हमें ये दोनों जो इसकी अपर लिमिट है वो इसकी लोअर लिमिट के बराबर करनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसकी लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। जब भी ऐसी क्लास इंटरवल आए तो ऐसी करते हैं आप, पहले वाले में से 0.5 माइनस करो और लास्ट वाले में 0.5 प्लस करो। तो देखो जब मैं 10 में से 0.5 माइनस करूँगी, देखो 10 में पॉइंट नहीं है तो उसके बाद पॉइंट लगाओ, और 0.5 माइनस कर दूँ तो 10 माइनस 5 5, यहाँ 9 बचेगा। तो यानी कि जब मैं 10 में से 0.5 माइनस करूँगी तो 9.5 आ जाएगा। और जब इस 16 वाले अपर लिमिट में 0.5 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 16 में जब हम 0.5 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16.5। तो पहले वाले में 0.5 माइनस करना है और बाद वाले में 0.5 प्लस करना है। ठीक है, सेम ऐसी 17 में से 0.5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 16.5। और 23 में 0.5 क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो ऐसे करके सारे बना लेने हैं। 24 में 0.5 माइनस करो तो 23.5 आ जाएगा और 30 में 30.5 हो जाएगा। मतलब यहाँ तो कुछ नहीं होगा, यहाँ 0.5 लिखते जाना लास्ट वाले में, है ना। लास्ट वाला तो बिल्कुल वही है, बस 0.5 बढ़ रहा है, लेकिन आगे वाले में ना 0.5 माइनस करते जाना। तो इससे क्या होगा, देखो ये जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं पे तो ये शुरू हो रहा है, बन गई नहीं वैसी सीरीज़। तो जब भी आपको ये बनाने होंगे क्या, हिस्टोग्राम, तो आपको ये वाली जो अपर लिमिट है इसके क्या कैसे होनी चाहिए, बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, तभी ये बन पाएंगे क्या, आपके हिस्टोग्राम। तो ये आपको क्योंकि वैसे फॉर्म में नहीं दी थी तो आपने पहले इसको ऐसी फॉर्म में लाना है, समझ गए होंगे। यहाँ से 0.5 माइनस करना है और आगे वाले में 0.5 प्लस करना है। तो इससे ये इसके जैसे बन जाएगी, ये इसकी जैसी, ये इसकी जैसी, ये इसकी जैसी, ये इसकी जैसी, ये इसकी जैसी बन गई। और बाकी तो नंबर्स ऑफ इलिटरेट पर्सन तो आपको एज इट इज़ रखने हैं। अब देखो क्लास मार्क कैसे बनाते हैं, तो ये तो आपको सीखा भी होगा। तो ये जो आपके क्लास इंटरवल होते हैं, ये जो निकल के आए ये सब तो हम इधर रखेंगे। और ये जो फ्रीक्वेंसीज़ है, नंबर को हम फ्रीक्वेंसीज़ कहते हैं, ये आपको यहाँ रखनी होती है। अब देखो सबसे कम 100 है और सबसे बड़ा कितना है 525, तो 100 का गैप ले लो। ठीक है, तो स्केल हमने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर बराबर 100। यहाँ पे क्या लिया हमने, इलिटरेट पर्सन लिया ना, तो 1 सेंटीमीटर को हमने किसके बराबर लिया है, 100%। 100 का गैप लिया है ना, तो स्केल लिख लेना 1 सेंटीमीटर 100% के बराबर है। ठीक है, इलिटरेट पर्सन के बराबर है। अब देखो ये जो क्लास इंटरवल है वो कैसे लिया, पहले 9.5 थी, फिर 16.5 थी, फिर उसके बाद कितनी थी 23.5, फिर 30.5। तो ऐसे करके हमने ऑर्डर में ये लिख देना है। ठीक है, अब 9.5 से 16.5 में कितने का गैप है, 7 का गैप है ना, जबकि शुरू में हमने 9.5 का गैप लिया है। तो शुरू में हमने गैप ज़्यादा लिया और बाद में 7 का गैप लिया है। तो यानी कि इसका हल्का सा कट दिखाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा गैप है ना यहाँ पे। अगर यहाँ भी ऐसी होता है, यहाँ पे मान लो शुरू में हम 500 से शुरू करते हैं और फिर 100 का गैप लेते, 500 600 700, तो यहाँ पे इस साइड भी फिर हल्का सा कट लगाते। ठीक है,
तो अब बना लो 9.5 से 16.5 पे हिस्टोग्राम में हम बॉक्स बनाते हैं। तो कितने का बॉक्स कितना तक जाना है 175, इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 175 है। तो इस वाले में कितना जाना है 175, तो 100 और 200 के बीच में आएगा 150, और 150 और 200 के बीच में 25 आएगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो 150 और फिर 25 और जोड़ दो 175, यानी कि यहाँ पे आपका 175 है। यानी कि इस वाले पे कितने का बॉक्स बनाना है 175 का। ठीक है, उसके बाद इस वाले इंटरवल पे देखो, नेक्स्ट वाले इंटरवल पे इस पे कितना है 325। तो देखो 300 और 400 के बीच में 350 आएगा, और इसके पहले आ जाएगा 325, यानी कि और आधा कर दूंगी तो यानी कि इस बॉक्स को कहाँ तक ले जाना है 325 तक। ये ऐसे कर करके बॉक्स बनाने, इनकी विड्थ सेम रखना, ये नहीं कि कोई पतला कोई मोटा। मैं तो बिना स्केल के बना रही हूँ, आप स्केल से बनाना। तो ये विड्थ बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। ग्राफ पेपर में बनाओगे तो सब साफ सफाई से बन जाएगा। पेंसिल से बनाना, अगर हल्का फुल्का मिस्टेक हो जाए तो इरेज कर देना। इसके बाद इसमें देखो, इसमें 100 है, तो 100 तो दिख ही रहा है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 100 का बॉक्स बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस वाले में 150 है, तो 150 100 और 200 के बीच में, यानी कि यहाँ पे। तो ये तो सबको आता ही होगा, ये तो पहले से बनाते आ रहे हो आप 8th क्लास से। फिर इसमें देखो कितने का गैप, कितना है 250। तो 250 300 और 200 के बीच में, यानी कि ये आएगा आपका, तो ग्राफ पेपर में बनेगा ना तो क्लियर बन जाएगा। तो ये बन गया आपका। उसके बाद इसमें देखो कितने का है 400 का है। 400 का ये रहा, यानी यहाँ पे है 400। तो इसको बॉक्स को ले जाओ 400 तक, और फिर इसको इससे मिला दो। ठीक है, फिर नेक्स्ट लास्ट वाला कितने पे 525 पे। 525 500 और 600 के बीच में 550 आएगा, और उससे उसका आधा करोगे तो 525, यानी कि यहाँ पे आएगा ना। तो ग्राफ पेपर में तो दिख ही जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके, और फिर यहाँ पे ना लिख देना ये कितने का है 175। फिर उससे बाद वाला 325 यहाँ पे ये लिख देना। इसके बाद वाला 100, फिर इसके बाद वाला 150, फिर उसके बाद वाला 250, फिर उसके बाद वाला 400 ऐसे करके मिला भी लेना। ये है 525। ठीक है, ये आपका हिस्टोग्राम बन गया। मान लो इसी में आपको पॉलीगन भी बनाने को आए, तो आप क्या करोगे, इसके बीच में ऐसे पॉइंट लगाओगे, यहाँ भी पॉइंट लगाओगे। अगर पॉलीगन आता है, यहाँ भी पॉइंट लगाओगे बीच में, इसमें भी, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, और इन पॉइंट्स को ना स्केल से जोड़ देना। स्केल को रखना ऐसे, तो ये पॉइंट से ये पॉइंट मिल जाएगा, ऐसे लाइन लगा देना। फिर इस वाले पॉइंट से इस वाले को मिलाओ, फिर इस वाले से इसको मिलाओ, एक कंसेक्यूटिव मिलाना है, ऐसे ऐसे ऐसे। और फिर यहाँ से भी मिलाना, नीचे से भी, और इसको भी इसके नीचे से भी। ठीक है, तो ये आपका पॉलीगन बन जाएगा। तो मैं इसमें बना नहीं रही हूँ, रफली मैंने आपको बता दिया। तो पॉलीगन बनाना है तो इनके पॉइंट मिड पॉइंट लेने पड़ेंगे हिस्टोग्राम के। तो समझ आ गया आपको कैसे बनाते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, तो यानी कि आपका ये क्वेश्चन हिस्टोग्राम भी समझ आ गया होगा आपको, और हिस्टोग्राम में ही अगर पॉलीगन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया। इनकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छी तरह से, खुद बना के देखिए हिस्टोग्राम, पॉलीगन और ये ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बाकी एक बार फिर से बोल रही हूँ, प्लेलिस्ट ज़रूर देखिए। ठीक है, इस साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको अच्छी तरह से करना है, और जो मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर है, इसके अलावा जितनी मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ वो भी आपको अच्छी तरह से कर लेनी है। तो आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, बार बार क्वेश्चन को करके देखेंगे, तो आप एग्ज़ाम अच्छा कर पाएंगे। ठीक है ना। तो आई होप आप करेंगे प्रैक्टिस अच्छी तरीके से। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर अभी तक नहीं किया है तो। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे।